जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अपने जो भी एग्जाम की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे दोस्तों, तो दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मगध साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, यानी कि मैंने आपको मगध साम्राज्य के उदय के बारे में, प्राचीन इतिहास जितना भी था, उनके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सभी पॉइंटों के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको बताया था जो मगध साम्राज्य का क्या है, काफी प्राचीन इतिहास भी मैंने आपको उसमें बताया, जिसमें क्या है वहां के शासक मगध साम्राज्य के कौन थे, बृहदत्त वहां के शासक थे, और उनके पुत्र जरासंध, यानी कि वो काफी पराक्रमी शासक थे जरासंध, जिनको क्या है श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने उनका वध किया था, उनकी हत्या की थी। तो दोस्तों ये काफी प्राचीन इतिहास रहा है मगध साम्राज्य का। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। मगध साम्राज्य हमारा दोस्तों इंडिया में है कहाँ पर दोस्तों, आप इसको एज्यूम कर लो कि जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, तो दोस्तों लगभग क्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यहाँ साइड में हमारा यहाँ पे क्या आता है, बिहार राज्य आता है। तो बिहार राज्य में लगभग क्या है, पूरे बिहार राज्य में हमारा क्या था, मगध साम्राज्य था पूरे, लगभग क्या है बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य के यहाँ से दोस्तों गंगा नदी निकली है, गंगा नदी के नीचे वाला हिस्सा ये जो हिस्सा ये क्या है, राजगीर है। ये क्या है, शुरुआती दिनों में क्या है मगध साम्राज्य की राजधानी रहा था राजगीर है। उसके बाद ऊपर का जो साम्राज्य ये आता है, गंगा नदी का ऊपर का क्षेत्र ये आता है दोस्तों वैशाली। इसके भी इतिहास में इसको भी आप काफी पढ़ोगे वैशाली के बारे में, इसका भी काफी सारा इतिहास है। वैशाली क्या है, गंगा नदी के जो ऊपर का क्षेत्र है वो क्या आता है वैशाली में, और जो गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र है उसमें आता है हमारा राजगीर है, जो क्या है मगध साम्राज्य की राजधानी थी, प्राचीन राजधानी। जब मगध साम्राज्य का उदय हुआ था सबसे जो प्रथम राजधानी जो थी वो कौन सी थी, वो राजगीर थी दोस्तों। तो मगध साम्राज्य हमारा दोस्तों यही है। तो मगध साम्राज्य में दोस्तों जैसे जैसे समय बीता उसके बाद क्या है, उसमें सबसे जो सर्वप्रथम वंश आया वो कौन सा वंश था, हर्यक वंश था, जिसमें क्या है मैंने पिछली वीडियो में आपको हर्यक वंश के बारे में बता दिया। इसमें ज्यादा ना बताते हुए मैं शिशुनाग वंश पे आऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करा देता हूँ दोस्तों। हर्यक वंश के क्या है, हमारे 3 शक्तिशाली शासक थे, वो कौन कौन से थे, एक था बिंबिसार पहला जिन्होंने जो संस्थापक थे हर्यक वंश के। उसके बाद उनके पुत्र थे अजातशत्रु के बाद उनके पुत्र कौन थे, उदयन। यानी कि ये 3 शक्तिशाली शासक थे। कौन थे, हर्यक वंश के 3 शक्तिशाली शासक थे, जिनके बारे में मैंने क्या आपको महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिए। उसके बाद दोस्तों हर्यक वंश के बाद हमारा नेक्स्ट वंश कौन सा आता है, शिशुनागा वंश। तो दोस्तों इनको क्या क्रम अनुसार याद करने के लिए मैंने आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताई थी, वो कौन सी ट्रिक थी, मैंने यहाँ पर लिखी पढ़िए दोस्तों, हशी नमशु कक्कू गुप्पू। तो दोस्तों एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, हशी नमशु कक्कू गुप्पू। तो दोस्तों ये आपको ट्रिक सुनने में थोड़ी वैसी लगेगी, पर क्या है दोस्तों ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। इसमें क्या है दोस्तों, जितने भी शासक थे हमारे, यानी कि जितने भी शासक वंश थे उनको क्या क्रम अनुसार याद करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों ट्रिक। तो हा से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हर्यक वंश हो जाएगा। सी से हो जाएगा हमारा शिशुनागा वंश। ना से हो जाएगा हमारा नंद वंश। मा से हो जाएगा मौर्य वंश। शु से हो जाएगा हमारा शुंग वंश। का से हो जाएगा कर्ण वंश। उसके बाद कु से हो जाएगा कुषाण वंश। गु से हो जाएगा गुप्त वंश, और पू से हो जाएगा हमारा पुष्यभूति वंश। तो दोस्तों ये जितने भी शासक वंश हैं ये क्या है, इनकी एक जबरदस्त ट्रिक है जो कि आपको क्रम अनुसार इनको याद करने में बहुत ही हेल्प रहेगी। तो दोस्तों उसके बाद जब मैंने हर्यक वंश के 3 शक्तिशाली शासक आपको बता दिए, उसके बाद जो हमारा अगला वंश आता है वो कौन सा है, शिशुनागा वंश। तो दोस्तों शिशुनागा वंश के हम महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि शिशुनागा वंश में हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा शिशुनागा वंश था इसमें क्या हमारे 2 शक्तिशाली शासक थे, यानी कि जितने भी वंश हैं उनमें क्या है काफी सारे शक्तिशाली शासक रहे हैं, पर जो महत्वपूर्ण जो शासक है उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनसे क्या है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा दूसरा वंश कौन सा आ गया, शिशुनागा वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनागा वंश। उसके बाद दोस्तों शिशुनागा वंश में क्या है 2 हमारे शक्तिशाली शासक थे, वो कौन कौन से दोस्तों, एक थे शिशुनागा और उसके बाद उनके पुत्र थे कलाशोक। यानी कि शिशुनागा जो थे वो संस्थापक थे शिशुनागा वंश के। उसके बाद उनके पुत्र आए कलाशोक, जिन्होंने क्या है राज सिंहासन संभाला। तो दोस्तों शिशुनागा वंश में यही हमारे 2 शक्तिशाली शासक थे। तो इनमें हम देख लेते हैं हमारे क्या क्या पॉइंट बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने ये वाले शिशुनागा लिखा है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, संस्थापक कौन हो गए, यानी कि संस्थापक हो गए शिशुनागा वंश के शिशुनाग, यानी कि शिशुनाग शासक थे उस समय के, जिन्होंने क्या है शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी दोस्तों। इन्होंने क्या दोस्तों हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, यानी कि जो हर्यक वंश था
इनका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था नागदशक। दोस्तों नागदशक की हत्या करी थी किन्होंने? शिशुनागा ने। शिशुनागा ने नागदशक की हत्या करके शिशुनागा वंश की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों जो समय काल क्या था उस समय में जब इन्होंने शिशुनागा वंश की स्थापना करी, तो लगभग क्या है दोस्तों 412 बीसी। बीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ईसा पूर्व, यानी कि प्राचीन समय के काल की बात हो रही है। जो यीशु मसीह का जन्म था उनके जन्म से पहले के समय काल की बात हो रही है दोस्तों। तो इसमें क्या दोस्तों जो समय काल क्या था शिशुनागा वंश का 412 बीसी से 412 बीसी के करीब इसका क्या है समय काल था, जब क्या है शिशुनागा वंश ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों अगले जो शासक आए शिशुनाग का पुत्र कालाशोक। दोस्तों फिर शिशुनाग के बाद कौन से इनके पुत्र आए? कौन? कालाशोक। कालाशोक सिंहासन पर बैठे। जब समय क्या था दोस्तों 394 बीसी, लगभग क्या है 412 बीसी से जब इन्होंने स्थापना करी, जब इनके पुत्र ने सिंहासन संभाला, तब समय क्या हो गया था 394 ईसा पूर्व, जब ये शासक बने कालाशोक। दोस्तों इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जब शिशुनाग ने अपना राजपाट संभाला तो इन्होंने क्या करा दोस्तों, राजधानी ट्रांसफर करी थी। यानी कि था तो ये मगध साम्राज्य हमारा बिहार राज्य में ही, परंतु इनको क्या जहां पर सुटेबल लगता था कि यहाँ पर मैं शक्तिशाली महसूस करता हूँ, तो ये क्या राजधानी क्या होती है दोस्तों, जहां पर भी क्या है राजधानी यानी कि प्रशासनिक कार्य होते हैं, यानी कि जो भी मुद्रा से लेन देन के कार्य होते हैं, कोई भी कर लगाना है या कोई भी मतलब प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो जहां पर भी होते हैं उसको क्या है राजधानी कहा जाता है। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है दिल्ली है, तो वहां पे क्या है हमारे सारे प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, तो मतलब उसको क्या है राजधानी मानते हैं। इस प्रकार ही क्या है मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, राजगृह थी उस समय में। तो जब शिशुनागा वंश आया, शिशुनागा वंश में क्या दोस्तों उस समय क्या राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, यानी कि शिशुनाग की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। इन्होंने क्या दोस्तों पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी, वैशाली में। वैशाली दोस्तों मैंने आपको बताई दिया कहां पर वैशाली, यानी कि ये जो बीच में से बिहार राज्य के बीच में से गंगा नदी गई है, गंगा नदी से उत्तर का जो भारत है मतलब उत्तर का हिस्सा जो है, गंगा नदी के उत्तर का जितना भी हिस्सा है वो किसमें आता है, हमारा वैशाली में आता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी, वैशाली में, वैशाली में ट्रांसफर कर दी। उसके बाद दोस्तों जब इनके पुत्र ने यानी कि कालाशोक ने सिंहासन संभाला, इन्होंने क्या रिवर्स कर दिया, यानी कि इन्होंने क्या पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर करी। जब राजधानी वैशाली बन गई, इन्होंने क्या करा, पुनः वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी। यानी कि पाटलिपुत्र क्या है आज के समय का जो पटना है उसको क्या प्राचीन समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था दोस्तों। तो इन्होंने क्या करा, कालाशोक ने, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजधानी किसने पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर करी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। इन्होंने क्या करा था, पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर करी, जबकि इन्होंने क्या दोबारा वैशाली से क्या है पाटलिपुत्र, यानी कि दोबारा क्या है वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी ट्रांसफर कर दी कालाशोक ने। कालाशोक ने दोस्तों एक कार्य और किया था, वो क्या किया था दोस्तों, इन्होंने क्या द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। बौद्ध संगति का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के ऊपर जो भी विचार विमर्श करते हैं, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, या जो धर्म में जो सिद्धांतों में कोई परिवर्तन कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी विचार विमर्श करते हैं, तो उसके लिए क्या एक संगति करते हैं, यानी कि जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो इकट्ठे होते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं, फिर उन पर विचार विमर्श करके वो एक निर्णय लेते हैं जिससे क्या है सिद्धांतों में परिवर्तन किया जाता है या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नीतियां बनाई जाती है, तो उसको क्या हम कहते हैं, उसको हम बौद्ध संगति कहते हैं दोस्तों। तो इन्होंने क्या है, कालाशोक ने क्या है द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। कहां पर करवाई थी, वैशाली में दोस्तों, वैशाली में करवाई थी, क्योंकि पाटलिपुत्र से राजधानी कहां ले गए थे, वैशाली, तो वहीं पर क्या है इन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। और कब समय क्या था उस समय दोस्तों 383 बीसी, लगभग क्या है 383 ईसा पूर्व में क्या है कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी। उसके बाद दोस्तों जो शिशुनागा वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन क्या था दोस्तों, शिशुनागा वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद दोस्तों जो हमारा शिशुनागा वंश हो गया, उसके बाद अगला वंश क्या आता है हमारा, जैसे ट्रिक के अनुसार हा शी नम ना आता है दोस्तों, तो ना से क्या हो जाएगा हमारा नंद वंश हो जाएगा। तो दोस्तों हम नंद वंश के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि नंद वंश हमारे क्या क्या तथ्य आते हैं। नंद वंश के दोस्तों जो शक्तिशाली शासक थे वो कौन कौन से थे, दो शासक थे दोस्तों, एक महापद्म नंद और दूसरा कौन था, धनानंद। दोस्तों ये दोनों शक्तिशाली शासक थे नंद वंश के, इन्हीं के बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके पॉइंट है। दोस्तों पहला मैंने शासक कौन लिखा है, महापद्म नंद। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा, यानी कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। उसके बाद दोस्तों जैन साहित्य के अनुसार, यानी कि जो हमारा जैन साहित्य है उनके अनुसार माना जाता है कि ये जो प्रथम शासक थे महापद्म नंद, जो क्या क्षत्रिय वंश के नहीं थे, जो
अरे कहना क्या चाहते हो? जो कि क्षत्रिय वंश के नाम पर क्या थे, नाई जाति के राजा थे, यानी कि जो कि नाई जाति के थे, जो राजा बने थे ये क्षत्रिय वंश के नहीं थे। जबकि दोस्तों मैंने आपको वैदिक सभ्यता में बताया था कि वैदिक सभ्यता क्या हमारी 4 श्रेणियों में बटी हुई थी, जिसमें पहला क्या था, हमारा ब्राह्मण था। ब्राह्मण का कार्य क्या होता था, ब्राह्मणों का कार्य होता था पूजा पाठ यज्ञ आदि करना। उसके बाद जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रियों का कार्य होता था युद्ध लड़ना और मतलब क्षेत्रों को विजित करना, युद्ध लड़ना, उनका कार्य होता क्षत्रियों का। उसके बाद वैश्य, वैश्य का कार्य क्या था दोस्तों, व्यापार करना, यानी कि जो भी व्यापार करते हैं वो उनका काम था वैश्यों का। उसके बाद आते थे चौथे नंबर पर शूद्र। शूद्रों का कार्य क्या था दोस्तों, लोगों की सेवा करना, उनका कार्य था शूद्र। यानी कि तो वैदिक सभ्यता क्या है हमारी 4 श्रेणियों में बटी हुई थी। उसी प्रकार दोस्तों क्या है, क्षत्रिय थे, जितने भी क्षत्रिय थे वो शासक थे, वो शासक रहे थे क्षत्रिय, जितने भी राजा थे वो क्षत्रिय वंश के थे। तो ये प्रथम शासक था महापद्मनंद, जैन साहित्य के अनुसार, जो कि क्षत्रिय वंश का नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रथम शासक थे महापद्मनंद, जो क्या है गैर क्षत्रिय राजा थे, जो कि नाई जाति के थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या दोस्तों, ये बहुत ही जो महापद्मनंद थे ये क्या उस समय के क्या बहुत ही पराक्रमी शासक थे, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे उस समय के। इनको क्या दोस्तों, इन्होंने क्या दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैप में देख लीजिए दोस्तों। जैसे ये हमारा बिहार राज्य है दोस्तों, यहाँ पर हमारा आता है क्या, उड़ीसा राज्य, ये आता हमारा उड़ीसा राज्य। ये कौन सा राज्य है दोस्तों, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, उड़ीसा। दोस्तों लगभग क्या है, पूरे उड़ीसा राज्य में क्या है हमारा कलिंग साम्राज्य था दोस्तों। कलिंग साम्राज्य क्या है उस समय का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। इसको क्या है कोई भी शासक विजय नहीं प्राप्त कर पाया था कलिंग पर, क्योंकि इसकी क्या व्यूह रचना बहुत वैसी थी, पहाड़ियों से घिरा हुआ और काफी मतलब विशाल साम्राज्य था और शक्तिशाली साम्राज्य था। इसको क्या कोई भी शासक क्या विजित नहीं कर पाया था, कोई भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था दोस्तों। तो ये उड़ीसा साम्राज्य कहां पर, हमारा कलिंग साम्राज्य कहां था, उड़ीसा में। तो दोस्तों वहां पर विजय प्राप्त करी थी इन्होंने, महापद्मनंद, यानी कि कलिंग पर आक्रमण किया और वहां विजय प्राप्त की। तो विजय प्राप्त करने के अनुसार इनको क्या दोस्तों विजय एकराट की उपाधि, यानी कि एकराट की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या है वहां पर विजय प्राप्त करने के बाद कलिंग में क्या है एक नहर का निर्माण करवाया, यानी कलिंग में क्या है एक नहर का निर्माण करवाया। मतलब जो भी वहां पे सिंचाई वगैरह होती है उसके लिए क्या इन्होंने नहर का निर्माण करवाया विजय प्राप्त करने के बाद। यानी कि एक निशानी के तौर पर आप समझ लीजिए इसको कि इन्होंने विजय प्राप्त करी, वहां पर फिर एक नहर खुदवाई, जिससे क्या है उनका मतलब विजय का प्रतीक मान लो उसको आप एक तरीके से। दोस्तों उसका वर्णन यानी कि इसकी जानकारी, यानी कि कलिंग पर विजय प्राप्त करना और वहां पर नहर का निर्माण कराना, यानी कि नहर की खुदाई करवाकर नहर का निर्माण करवाना, उसका जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है दोस्तों, एक हमारा अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका था दोस्तों, खारवेल, यानी कि कलिंग नरेश, यानी कि जो हमारा कलिंग साम्राज्य है उड़ीसा में, वहां के शासक थे खारवेल, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने क्या है जब इन्होंने क्या विजय प्राप्त की तो उन्होंने एक अपना वो लिखा था, अभिलेख लिखा था। उस अभिलेख का नाम क्या था दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख। हालांकि मैंने जो पिछली वीडियो थी अभिलेख की उसमें मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है, तो दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। हाथी गुम्फा अभिलेख था इनका, किनका, कलिंग नरेश खारवेल का। उसमें क्या है इन्होंने इसका वर्णन किया है कि जो महापद्मनंद थे उन्होंने क्या है कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां पे क्या है एक नहर का निर्माण करवाया था। तो उस सभी का वर्णन किसमें मिलता है, हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद दोस्तों इनको क्या है दूते परशुराम की उपाधि, यानी कि दूते परशुराम की उपाधि मिली थी। दूते परशुराम की उपाधि क्यों मिली थी दोस्तों, क्योंकि जब जो परशुराम थे, यानी कि अगर हम रामायण भगवान श्री राम के जो जन्म कथा है पूरी, उसमें क्या परशुराम जी का वर्णन काफी आता है। तो परशुराम का उनको परशुराम क्यों कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने क्या है कई बार जो पृथ्वी को क्या क्षत्रियों से विहीन किया था, क्योंकि जो भी क्षत्रिय थे जो क्या है मतलब साधुओं पे या ऋषि मुनियों पे जो अत्याचार करते थे, जो भी उनका मतलब अपमान करते थे, तो उनका क्या है उनका नाश करते थे कौन, परशुराम, उनका वध करते थे परशुराम। तो इस प्रकार क्या इन्हों भी जो महापद्मनंद थे इनको भी क्या परशुराम की उपाधि दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि इन्होंने भी क्या दोस्तों उस समय में क्या है काफी सारी जो क्षत्रिय वंश के राजा थे उनको विजित किया था, काफी क्षेत्रों को विजित किया था। तो इसलिए क्या इनको क्या दोस्तों परशुराम की उपाधि प्राप्त हुई है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद, यानी कि महापद्मनंद के क्या दोस्तों 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में से दोस्तों जो धनानंद जो था वो थोड़ा सा आप कह सकते हो शक्तिशाली शासक मान सकते हो, पर ये दोस्तों काफी लालची एवं एक डरपोक शासक था, लालची एवं डरपोक। इसको क्या दोस्तों जनता क्या है इसे धनानंद से काफी असंतुष्ट रहती थी। क्यों रहती थी दोस्तों, क्योंकि इसको ये काफी लालची था। इसने क्या दोस्तों अपने साम्राज्य में क्या है काफी सारे कर बढ़ा दिए थे
और किसानों से लगान अधिक वसूल करना, जिससे क्या जनता इससे नाखुश रहती थी। उसके बाद दोस्तों इसमें देख लेते हैं नंदवंश जो था, जो अपने समय का दोस्तों क्या है काफी शक्तिशाली साम्राज्य था, यानी कि जो नंदवंश था मगध साम्राज्य में काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। साम्राज्य क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सेना से भी मतलब परिपूर्ण था और इस पे क्या है धन 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 जो था अपार संपत्ति थी धन की भी। तो एक बार हम इसका दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें लगभग क्या है कितने सैनिक थे और क्या थे। इसमें दोस्तों क्या है लगभग क्या है 2 लाख पैदल सैनिक, यानी कि जो सेना होती है लगभग क्या 2 लाख सैनिक थे पैदल, और लगभग क्या है 20,000 घुड़सवार थे उस समय में। जो मानते हैं नंदवंश में क्या है 20,000 घुड़सवार थे और लगभग क्या है 3,000 से 6,000 क्या है हाथियों की फौज थी, यानी कि हाथियों की संख्या थी। जिससे क्या है हाथियों का दोस्तों बहुत युद्ध में क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि हाथी पर बैठ के क्या आदमी काफी ऊंचा होता है और वो काफी जो शत्रु की सेना होती है उनका विध्वंस कर सकता है हाथी पर बैठकर। तो इन पे क्या दोस्तों लगभग क्या है 2 लाख पैदल सेना और 20,000 घुड़सवार और लगभग क्या 3,000 से 6,000 हाथियों की सेना थी इन पर। तो यानी कि काफी सेना से मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य था हमारा नंदवंश। उसके बाद दोस्तों धनानंद को मारा किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था और इसमें क्या जनता ने भी उनका साथ दिया चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि धनानंद ने क्या है उस समय क्या काफी जनता पर कर लगा दिए थे, किसानों से कर वसूल करना और काफी मतलब उस समय का एक आप इस तरीके से कह सकते हो कि ये क्या है मतलब दोस्तों अपने राजपाट में भोग विलास में रहता था, मतलब काफी साम्राज्य में मतलब अपना विलीन रहता था अपने साम्राज्य में, जनता पे कर लगाना वसूल करना। काफी इसको क्या संपत्ति इकट्ठे करने का वो था कि मुझे अपनी संपत्ति बढ़ानी है। तो इसके लिए क्या दोस्तों इसने जनता पे कर लगाया, जिससे क्या जनता नाखुश हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी बात का फायदा उठाकर चाणक्य की मदद से क्या है धनानंद की हत्या करी और क्या है इन्होंने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना करी। यानी कि नंदवंश के बाद नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। धनानंद को मारा। मौर्य वंश के जो शासक थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या है मौर्य वंश की स्थापना कर दी, उन्होंने इसको मारा दोस्तों। एक पॉइंट और आता है धनानंद के बारे में दोस्तों। धनानंद था दोस्तों सिकंदर के समकालीन था, यानी कि सिकंदर दोस्तों जो सिकंदर था जिसको भारतीय इतिहास में क्या विश्व विजेता ही बताया गया है, यानी कि उस समय के जितने भी जो देश सर्च हो चुके थे, यानी कि जितने भी देशों की खोज हो चुकी थी लगभग क्या सभी को सिकंदर ने क्या जीत लिया था। इसका कारण क्या था दोस्तों, इसमें क्या बहुत ही विशाल सेना थी, तो उस विशाल सेना की मदद से इन्हें क्या है लगभग क्या है संपूर्ण विश्व को जितने भी उस समय के राज्य खोजे जा चुके थे, जो देश खोजे जा चुके थे, उनको विजित कर रहे थे सिकंदर ने। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो हेरोडोटस है जिनको क्या भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है, तो भारतीय इतिहास के जनक में उन्होंने क्या दोस्तों इंडिया को एक परिपूर्ण देश के रूप में दर्शाया कि मतलब देश क्या जो भारत देश है इस पे क्या अपार संपत्ति है और काफी स्वर्ण मुद्राएं, सोना और काफी मतलब संपत्ति इन पे बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने क्या अपने जो इतिहास में क्या भारत को एक परिपूर्ण देश के रूप में दर्शाया, जिससे क्या है जिसको देख के क्या है सिकंदर के मन में लालच उत्पन्न हुआ कि मुझे उस देश में जाना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए और क्या है वहां की संपत्ति को लूटना चाहिए। तो दोस्तों जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय जो मगध साम्राज्य के जो शासक थे वो कौन थे, धनानंद थे दोस्तों। तो दोस्तों सिकंदर के बारे में हम देखते हैं कि सिकंदर के बारे में हमारे क्या क्या पॉइंट बनते हैं, तो वो हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों मैंने आपको जो बताए थे शिशुनाग वंश और नंद वंश, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण और उसके बाद मौर्य वंश देखेंगे। मौर्य वंश से हमारे क्या क्या तथ्य जुड़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने लक्ष्य की ओर दोस्तों निरंतर बढ़ते रहिए और अपनी जो मेहनत है उसमें कोई कमी मत रखिए। तो अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।